हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा जो बीपीएससी तैयारी 3.0 की जो गुड न्यूज़, जो वैकेंसी हमारे सामने आई हुई है और जो कैंडिडेट किन्हीं किन्हीं कारणोंवश जो है बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 से रह गए हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी तैयारी 3.0। तो हमने क्या कर रखा है, क्योंकि हमें पता है अभी पहले से कि एग्ज़ाम इसका अगस्त में है, तो भी इसलिए तैयारी तो पहले से ही करनी है। और आप सभी जानते हैं कि कुछ डेसिमल में वो परसेंटेज ऑफ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर वो पहला एग्ज़ाम देते हैं उसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें वो मिलते हैं कि जो बहुत टाइम से लगे होते हैं। तो इसलिए आपका जो कंपटीशन है वो मामूली नहीं है। आपका कंपटीशन वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर घर से, मतलब आप ये समझिए कि 18 से लेकर के 40 तक के, मतलब जो भी एज ग्रुप आप निर्धारित होता है जिस भी वैकेंसी के लिए, उसमें नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं, मेल फीमेल सब तरह के लोग आपके जो है उसमें सब पार्ट लेते हैं। और आपको पता है कि मेहनत करने में कोई पीछे नहीं है, क्योंकि इस ठंडी में भी, इस कड़ाके की ठंड जो इस समय चल रही है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठंडी की वजह से ब्लैंकेट में बस मोबाइल में वीडियो चला देते हैं, और मोबाइल में वीडियो चल रही है और ब्लैंकेट में है, जरा सा चेहरा बाहर निकाल करके पढ़ाई कर, और कब वो नींद आ जाती है, कब इंसान सो जाता है, उससे पता भी नहीं चलता, और नींद खुलती है तो 2-3 घंटे बीत चुके होते हैं। लेकिन वहीं पे कोई है जो टेबल चेयर पे बैठ करके इस ठंडी में पढ़ रहा है, तो उसको नींद कैसे आएगी? तो वही है कि आपको जो है, अगर अपनी जॉब चाहिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अपनी सरकारी नौकरी चाहिए, तो इसके लिए आपको नींद छोड़ना पड़ेगा। सर्दी गर्मी मौसम जो भी आपके आते हैं, इन सबको एक किनारे करते हुए बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। और इसी आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो संभावित प्रश्नों का मतलब प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए लेकर के आती हूँ। और अभी तक मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आप चाहें वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, वहाँ से भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और आपकी परीक्षा से रिलेटेड और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। और साथ में अगर आप चाहें तो, ये तो मेरा बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप किसी भी तरह से पढ़ें, उद्देश्य मात्र इतना होता है कि आप पढ़ें और जम के पढ़ें, और अपने सपने को और अपने परिवार के सपने को पूरा करिए। चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल क्यों होता है? ये तो आप लोग को पता ही है, भी सुबह उठते हैं, आसमान देखते हैं, शाम को देखते हैं, तो ये तो आपको पता है कि आसमान लाल होता है मॉर्निंग में और सनसेट में। और ये होता क्यों है, इसका जो रीज़न है, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसका जो रीज़न है वो प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन की वजह से जो आपका जो फैलाव होता है लाल रंग की तरंगों का, तो उसकी प्रकीर्णन की वजह से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का जो है रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका जवाब हुआ प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक गति करती हैं। मतलब कि यहाँ पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे ज़्यादा गति करती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा जो है वो ठोस में गति करती हैं। आपको ये क्वेश्चन मिलता है जब भी एग्जाम में मिले, तो ठोस, द्रव, गैस, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो है सबसे ज़्यादा ठोस में जो है गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जो हीरा होता है, डायमंड आपका होता है, जब वो कटा, आप देखते हैं उसको कभी कट करिए तो मतलब आप नहीं करेंगे, मतलब जो भी ज्वेलर की शॉप पे जब वो मतलब रहता है हीरा, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें शाइन होती है, बहुत चमक होती है जो है। तो उसका जो रीज़न है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक डेंटिस्ट दांतों की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अगर भाई आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो तो डेंटिस्ट के यहाँ आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी वो दांतों का चेकअप करते हैं तो एक गोला सा इनका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है,
तो उसी से जो है वो क्या करते हैं कि भाई उससे दांतों को आपकी जांच करते हैं, चेक करते हैं। तो उसमें एक दर्पण लगा होता है, वो दर्पण कौन सा होता है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो वो दर्पण आपका होता है अवतल दर्पण। तो डेंटिस्ट लोग जो है दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के ये नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और अगर आपको इनके फॉर्मूले पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं या फिर इनके प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें से कौन नहीं है। तो अगर आपको ये तीनों पता है तभी आप चौथा बता पाएंगे कि चौथा कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? जो जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल और पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो किस वजह से होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस वो होता है कोशिका भित्ति की वजह से। जो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत मोटी होती है, बहुत हार्ड होती है, इसीलिए तो लकड़ियों को काटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक बार में देखिए आप पेड़ों को देखिए, उसका जो लेयर होता है आउटर लेयर कितनी उसकी थिक होती है। तो वही उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, वही इसका जवाब होता है कि कोशिका भित्ति के कारण जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया में हमारे एकमात्र ज्वालामुखी जो बैरन और नारकोंडम है, जो इंडिया में आपके स्थित है, यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो उत्तरी जो आपके पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके हैं, तो नॉर्थ पोल पर सबसे पहले जो पहुंचे हैं उनका नाम है रॉबर्ट पियरी जी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर आपका बहुत ही महंगा मसाला है, बहुत ही ज़्यादा महंगा, मतलब 1-1 ग्राम केसर बहुत महंगे आते हैं, तो किलोज़ में तो न जाने कितने लाखों में आते होंगे जो है। तो भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह नदी जिस पर इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बनाया गया है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बेहद ज़रूरी है कि वह ऐसी कौन सी नदी है जिस पे इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बनाया गया है? तो इसका जवाब है सतलज नदी। सतलज नदी पर इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बनाया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को पढ़ा है। आप जानते हैं कि मैं 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के रोज आती हूँ जो है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो है 10 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। अब हम आगे 11 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा जो 11 क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का संबंध थॉमस कप से है? मतलब होता क्या है कि आपको कप दिए पूछे जाते हैं कि थॉमस कप और ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे कप हैं जो आपको उससे संबंधित खेल आपको बताने होते हैं। तो थॉमस कप का जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। लोग यूजुअली बैडमिंटन और टेनिस में कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपए की नोट पर 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो 1 रुपए की नोट है, यहाँ पे बस एक कंफ्यूजन बस ये होता है कि लोग आरबीआई समझ लेते हैं। तो 1 रुपए की जो नोट होती है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, उसके अलावा बाकी जो होता है वो भले आरबीआई कर सकता है, लेकिन 1 रुपए का हमेशा उस पर जो है वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। और इसी वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कायदे आज़म इस नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कायदे आज़म जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आज़म। क्वेश्चन नंबर 15, हु लिव्स इफ इंडियाज डाई? ये उक्ति दी थी, किन्होंने दी थी ये उक्ति कि हु लिव्स इफ इंडिया डाई,
मतलब अगर भारत नहीं रहेगा तो फिर कौन जिंदा रहेगा? अगर भारत ही मर्ज खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कौन यहाँ पे रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा? तो ये युक्ति दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट और बार बार आपके एग्जाम में आपका सामने आने वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? आपको पता ही है कि कुंभ का मेला आपका जो है आपका 4 जगह लगता है। तो इसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे जो शामिल किया हुआ है वो नासिक का शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, तो वो है गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला नासिक में लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? तो वन महोत्सव के जन्मदाता श्री के.एल. मुंशी जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बेहद जरूरी प्रश्न। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी राजनीति की शिक्षा गोपाल कृष्ण गोखले जी से ली थी। अगला प्रश्न है और वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को किसने अधनंगा फकीर कहा था? तो महात्मा गांधी क्योंकि हमेशा धोती पहन करके रहते थे, तो जो एक आपके ब्रिटिशर हैं उन्होंने कहा था, मतलब उनका नाम चर्चिल है, तो गांधी जी को जो है चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ तक जो है हमने 20 प्रश्नों को पढ़ा है और ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ज़रूरी है। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।